कहानी की शुरुआत में हम सोल्जर्स को देखते हैं जिन पर कुछ पोर्टल्स के अंदर से निकली तलवारों से हमला किया जाता है और वो सारे सोल्जर्स ब्रूटली मारे जाते हैं। दूसरी तरफ के सोल्जर्स का कैप्टन ऑर्डर देता है कि इन जख्मियों को जादूगरों के पास ले जाओ और बाकी सब वापस जाओ, क्योंकि वहाँ मेन सब्जुगेशन यूनिट आ चुकी थी और उनके साथ वो भी आ चुका था, चर्च का गुप्त हथियार, शक्तिशाली अनुभवी मौत का सौदागर। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ अपनी तलवार निकालता है और इसका नाम शगुरा एडिथ लुगरिड है। तभी हम एक डीमन को देखते हैं और ये सभी हमले इस डीमन ने किए थे। डीमन फिर अपने पोर्टल से लुगरिड पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी तलवार से उसे काट देता है और ये पूरी बैटल कुछ लोग देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बताता है कि ये भूल भुलैया बढ़ती जा रही है और इसका असर बाहर की दुनिया में भी हो रहा था, पर धन्यवाद उस पागल का जिसने उनको वापस बुला लिया। ये उसी अद्भुत तांत्रिक का काम है जिससे शवों का अद्भुत देवता भी माना जाता है और यहाँ ये आदमी उस डीमन की बात कर रहा था। दूसरी तरफ हम लुगरिड को देखते हैं जो डीमन से लड़ रहा था। वो डीमन पोर्टल से बनाकर तलवारों से अटैक करता है, लेकिन लुगरिड उन सबको फिर से डॉज कर लेता है। इसके बाद डीमन आत्माओं को समन करके एक ड्रैगन फॉर्म करता है जो लुगरिड पर खतरनाक हमला करता है, लेकिन लुगरिड जादू से तलवार को लेजर में बदलकर ड्रैगन के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो डीमन को पीछे ढकेल कर हमला करता, उससे पहले ही डीमन अपनी आर्मी को समन कर लेता है। तभी हमें लुगरिड का पास्ट दिखाया जाता है। छोटे लुगरिड को बचाते हुए कोई मारा जाता है एक आवाज के साथ, ये सारी तुम्हारी गलती है कि मैं मारा गया और तुम्हारे ही वजह से हम सब मारे गए। तुम अकेले जिंदा क्यों बच गए? तुम भी मर जाओ जैसे हम लोग मर गए। रो, छटपटाओ, विलाप करो, कष्टों को सहो, दर्द से कर्राओ। इसके बाद हम बड़े लुगरिड को देखते हैं जो एक क्रोकोडाइल जैसे क्रीचर का सर काट देता है। वो कई सोल्जर्स को मौत के घाट उतार रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। लुगरिड अपनी ईविल आई से हर उस सोल को देख पा रहा था जिसे उसने कभी मारा था, यहाँ तक कि वो बर्ड्स और बग की सोल्स को भी देख सकता था। अब लुगरिड और नेक्रोमेंसर के बीच भयंकर जंग छिड़ गई थी और लुगरिड नेक्रोमेंसर पर ऐसे तलवार चला रहा था जैसे वो उस पर धार लगा रहा हो। साथ ही वो फायरबॉल से डीमन पर अटैक करता है, लेकिन वो फायरबॉल रिफ्लेक्ट होकर छत से जा टकराता है जिससे वो रूफ नेक्रोमेंसर पर जा गिरती है। मौका देखकर लुगरिड दूसरा वार डीमन के चेस्ट पर करता है, जिसके टूटने पर उसके अंदर जार में बंद एक ब्रेन नजर आता है और शायद डीमन इसी की रक्षा कर रहा था। वो कहता है मेरे लिए सभी जिंदगियां खेलने की चीजें हैं, लेकिन लुगरिड चिल्लाकर कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम ग्रिम रिपर की तरह किसी तरह के गॉड हो। डीमन कहता है कि गॉड ईविल आई से तुम्हारे और मेरे जैसे खेल नहीं खेलते, और क्या तुम उन लोगों की आत्माओं के आक्रोशपूर्ण विलाप से खुश नहीं होते जिन्हें तुमने मार डाला? लेकिन लुगरिड बताता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था। डीमन सामने से हमला करते हुए कहता है जैसे कि तुम और मैं एक दूसरे को अंधाधुंध तरीके से मार रहे हैं, वैसे ही हम दोनों ग्रिम रीपर बनकर अपने ढेरों रास्ते बना रहे हैं, लेकिन खेल ही सब कुछ है और हमारा खेल यहीं खत्म होता है। लेकिन लुगरिड उसकी तरफ भागते हुए कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये भूमि और यहाँ के बच्चे, इनका कोई भविष्य नहीं है। ऐसा कहते हुए वो डीमन पर तलवार से हमला करता है। उसकी तलवार डीमन की शील्ड को चीर देती है और यहाँ एक रोशनी नजर आती है। तभी हमें डीमन की लड़ाई की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जो स्पेल कास्ट कर रहा था। क्या वो एक्टिवेट हुआ और मैं हूँ कहाँ? मैं हिल सकता हूँ क्या? लेकिन मेरे हाथ इतने कमजोर क्यों हैं और मुझे बोलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जमीन और दीवारें अजीब लग रही हैं। वो लड़का अंधेरी गली से निकलकर देखता है, उसे सब कुछ अजीब लग रहा है। और गाइस, आपका अंदाजा सही है, ये वही डीमन है जिसकी आत्मा इस लड़के के अंदर है, क्योंकि शायद इस लड़के को मार दिया गया होगा क्योंकि इसके गले पर खून लगा है। वो यहाँ वहाँ देखकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी ड्रोन से उसे एक आदमी देख रहा था। वो उसे जिंदा देखकर हैरान था और वो किसी को फोन पर बताता है कि ये मैं हूँ, तुम वापस मत आना। उसका शरीर अब गली में नहीं है, मेरा मतलब अब वो जिंदा है। सामने से आवाज आती है, क्या मतलब है? क्या वो मरा नहीं था या फिर कुछ और हुआ है? ये आदमी नहीं, मेरा मतलब मैंने पक्का कर लिया था कि वो मर गया, लेकिन तुम बस तैयार रहना। और ये हो क्या रहा है? वो कटे हुए गले के साथ साधारण तरीके से कैसे चल सकता है? और यहाँ इस डीमन को नहीं पता था कि हो क्या रहा है। उसने ये बिल्डिंग पहले कभी नहीं देखी। क्या ये एक प्रोजेक्शन स्पेल है? और मुझे कोई मैजिक सेंस क्यों नहीं हो रहा? मैं आखिर हूँ कहाँ? यहाँ बच्चे स्वस्थ और खुश हैं, ये एक खुशहाल दुनिया है, लेकिन अब उस देश का क्या होगा जिसे मैं पीछे छोड़ आया? मुझे नहीं पता मैं कभी वापस जा पाऊंगा, पर मुझे उम्मीद है कि कम से कम उसका भविष्य तो होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उससे कुछ पूछते हैं। डीमन को उनकी भाषा समझ नहीं आती। तभी अचानक उस बॉडी से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और अब वो उनकी भाषा अच्छे से समझ पा रहा था। उसकी शर्ट पर वो खून या किसी तरह का डिजाइन है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? डीमन को उस बॉडी से पता लगता है कि ये जापानीज भाषा है और इस बॉडी का नाम पोल्का शिनोयामा है। तभी उनमें से एक ऑफिसर कहता है ये जरूर विदेश से आए टूरिस्ट का बेटा होगा। दूसरा ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे गले पर तो गहरा जख्म है, ब्लीडिंग रुक गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन तभी उछलती हुई वहाँ एक लड़की आकर उस लड़के को वहाँ से भगा ले जाती
जाती है, लेकिन डीमन इस लड़की को नहीं जानता। यहाँ लड़के का नाम पोल्का है और इसके अंदर डीमन की आत्मा है, तो अब से हम इसे डी पोल्का बुलाएंगे। तो डी पोल्का को वो लड़की गली में लाकर कहती है, लगता है हमने पीछा छुड़ा लिया, और क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं मिसाकी सिकिमिया हूँ। तभी डी पोल्का को उसके बारे में थोड़ा सा याद आता है, ये शायद इस बॉडी के मालिक को जानती है। और तभी मिसाकी डी पोल्का को उल्टा लटकाकर हवा में उछाल देती है और हमें ये सीन देखने को मिलता है। तो तुम गर्म हो और पैरों पर खड़े भी हो, इसका मतलब तुम भूत नहीं हो, तुम तो जिंदा हो, ये बढ़िया है। और सीधा साधा पोल्का उसको थैंक्स बोलता है, लेकिन मिसाकी तो ओ कम ऑन, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब विशेष रूप से मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। वो एक लंबा हथियार निकालती है जिससे मिसाकी ने पहले भी डी पोल्का को मारा था। वो सिर्फ पोल्का था और पोल्का अब तक जिंदा कैसे है उसे नहीं पता। अब इसी पर डी पोल्का को याद आता है कि इस लड़के के शरीर को पहले भी इसी ने मारा था। इसके बाद डी पोल्का वहाँ से भागने लगा और ये सब दूर बैठा बंदा ड्रोन के जरिए देख रहा था। पोल्का शिनोयामा सिर्फ 16 साल का लड़का है जिसको मारने के लिए किसी ने पैसे दिए। अब मिसाकी का क्लाइंट क्या सोचेगा? वैसे इस बार तुम अच्छे से मर जाना, नहीं तो अगली बार हमें पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ डी पोल्का थक कर बैठा है। वो कहता है ये निराशाजनक है, बस भागने से मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, और ये कैसी दुनिया है जहाँ मैं आत्माओं को मुश्किल से महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ हवा में भी बहुत कम मात्रा में मैजिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं और इस शरीर में भी लगभग पूरी तरह से जादू नहीं है। यहाँ तक मैं अपने जख्म भी नहीं भर सकता। मैं मुश्किल से समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर मुझे एक भी घातक घाव लग जाए तो मैं बेकार में मारा जाऊंगा। तभी मिसाकी वहाँ आ टपकती है। हे यू, खेल का समय खत्म हुआ। वो उस पर 3 ब्लेड से हमला करती है, पर पोल्का वहाँ से बचता हुआ भागता है और अब तो वो दोनों आमने सामने थे। यहाँ डी पोल्का के पास अब एक पाइप था और मिसाकी के हमले को इससे पहले किसी ने डॉज नहीं किया था और अब वो उसे मारने के लिए उतावली है। तभी उन दोनों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई थी। यहाँ डी पोल्का मिसाकी के सारे हमले डॉज कर रहा था। अचानक मिसाकी के एक ही हिट से डी पोल्का का ब्लड हवा में फ्लोट कर रहा था क्योंकि उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी और अब डी पोल्का वहाँ से भाग रहा था। वो सोच रहा था ये कोई मजाक नहीं था, जिस दुनिया की मैं चाह रखता था वो मेरी आंखों के सामने थी। और अचानक उसको दर्द महसूस हुआ। एक चाकू उसकी टांग में घुसा हुआ था और मिसाकी उसके नजदीक बढ़ रही थी। वो बोल रहा था कि उस समय इसे समझने में मैं असफल रहा और अब यहाँ तक आने के बाद वो चिल्लाकर बोल रहा था, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। और वो चाकू पैर से निकालकर मिसाकी की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो वहाँ से भी भाग जाता है। अब वो एक स्टोर जैसी जगह पर आ चुका था और पीछे अब मिसाकी खड़ी थी। ये जगह मिसाकी के काम के जैसे के लिए फेमस है और उसका काम पैसे लेकर कत्ल करना है। डी पोल्का यहाँ से भागने की कोशिश में डिब्बे से टकराकर गिर जाता है। मिसाकी बताती है, लोग कहते हैं कि याकुजा ने इस जगह को बड़े स्केल पर एग्जीक्यूशन के तौर पर इस्तेमाल किया था और ये काफी अजीब है। लोग अचानक कैसे गायब हो सकते हैं, ये एक अद्भुत विज्ञान है। और अफवाह तो ये भी है कि इस जगह पर न केवल गैंगस्टर्स बल्कि भूत प्रेत का भी वास है और इसी वजह से लोग इस जगह से दूर रहते हैं। तभी डी पोल्का सामने से कहता है, तुम सही हो, इस बॉडी की आंख से भी मैं उन्हें साफ साफ देख सकता हूँ। वो उन आत्माओं को देख पा रहा था जिन लोगों को इस जगह मारा गया था। वो लोग बेपरवाह थे दूसरों की जिंदगियों के लिए जिन्होंने इस जगह का इस्तेमाल किया। इस शरीर से भी मैं उनकी आत्माओं को देख सकता हूँ और जैसा कि मैंने सोचा था, इविल आई आत्माओं की ताकत है, आंख और दिमाग की नहीं। लेकिन मिसाकी कहती है, अरे भाई, क्या तुम उन लोगों में से हो जो जीवन का सम्मान करने की बात करते रहते हैं? वो कहता है, हाँ मैं मानता हूँ और तुम्हें भी जीवन के प्रति अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मिसाकी उसका मजाक बनाती है और उसको मारने आगे बढ़ती है और तभी सामने से डी पोल्का कहता है, सभी का जीवन बहुमूल्य है। उसके एन्चेंटमेंट से एक कंकाल का हाथ निकलकर उसकी एक उंगली मिसाकी के पेट में धंस जाती है। ये सब ड्रोन से वो आदमी देख रहा था। तभी हम पहले वाली दुनिया को देखते हैं जहाँ लुब्रिट कहता है कि मेरा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। जब मेरी तलवार का वार उस पर लगा तब उसने जो स्पेल कास्ट किया था वो टेलीपोर्टेशन मैजिक था। एक पल मैंने अपनी इविल आई से उसकी आत्मा को देखा और दूसरे पल वो गायब हो गई। वो राक्षस नेक्रोमेंसर, लाशों का गॉड, क्या मैं वास्तव में उसे मारने में सफल रहा? इधर दूसरी दुनिया में डी पोल्का का दिमाग साफ हो गया था। अब वो मैजिक कर सकता है और अब सब कुछ साफ साफ देख सकता है। मिसाकी मर चुकी है और पता नहीं वो इस बॉडी को क्यों मारना चाहती थी, पर मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस मैजिक की जगह पर लेकर आई और अब मैं एक पीसफुल लाइफ जी सकता हूँ। तुम सही थी कि खेल का समय खत्म हुआ। अब मैं और नहीं भागूंगा क्योंकि अब से मैं ग्रिम रीपर बनकर मौत का खेल खेलूंगा। और ये एपिसोड एंड होता है।